हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसके अंदर हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ द बीम, डिज़ाइन ऑफ द शियर, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ एंड डिज़ाइन ऑफ द टोर्सन, ये हम लोगों ने जो है सारा डिस्कशन कर लिया। किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरीके से एनालिसिस किए जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर इसको अफेक्ट करते हैं, ये सारा हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग, यानी कि डिजाइनिंग का मतलब ये है कि हमने जो एरिया ऑफ स्टील निकाला है एनालिसिस के अंदर, वो एरिया ऑफ स्टील सफिशिएंट है या नहीं है, उसको लेके हम बात करेंगे। यानी कि किसी भी बीम की डायमेंशन के करस्पॉन्डिंग ये रहता है कि भाई अगर मैं ये डायमेंशन दे रहा हूँ तो इतना कम से कम स्टील देना है, यानी कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, वो सारी बातें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। दूसरा हम ये भी देखने वाले हैं कि जब हम बीम को एनालिसिस करते हैं तो हमें वहाँ पे डायमेंशन गिवन रहता है, बी इंटू डी हमें गिवन रहता है। इवन समटाइम्स एरिया ऑफ स्टील भी गिवन रहता है, हमसे पूछा जाता है एम आर कितना होगा। कई बार ऐसा रहा कि हमें मोमेंट दे दिया और हमसे पूछा कि भाई एरिया ऑफ स्टील कितना आएगा। ये सारा हम लोग जो है वो देख चुके हैं, इवन गेट की पीवाईक्यू में भी हम लोग देख चुके हैं। इस पार्ट में नया क्या है, इस पार्ट में नया ये है दोस्तों कि आप लोग याद करिए, जब मैंने स्टार्टिंग के अंदर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में जब बात कर रहा था, तब मैंने डिजाइन वर्ड का मीनिंग लिखाया था। क्या लिखाया था? डिजाइन का आरसीसी में जो मीनिंग होता है वो होता है डायमेंशन कैलकुलेट करना और उस डायमेंशन के लिए एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना। एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट होगा वो हम जो है अभी तक सबके लिए देख चुके हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमें नहीं पता। सो इन दिस सेक्शन हम लोग जो है डायमेंशन ऑफ सेक्शन भी निकालना सीखेंगे, और डायमेंशन ऑफ सेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होंगे, उसके बारे में हम इस पर बात करेंगे। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि अभी तक हम लोगों को जो भी हमें स्पान दिया होता था, मान लो एल का वैल्यू 5 मीटर दे रखा है, तो हम उसी एल को इफेक्टिव मानते हुए जो है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकाल रहे थे। जबकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो है इफेक्टिव स्पान लेना होता है। हमें क्या लेना होता है? इफेक्टिव स्पान लेना होता है, और इफेक्टिव स्पान के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग शियरिंग फोर्स का वैल्यू निकालते हैं, तो आपको याद होगा जब मैंने डिजाइन ऑफ शियर के अंदर बताया था कि हम लोग जो है जब भी शियर की बात करेंगे तो दोस्तों हमारे पास शियर के करस्पॉन्डिंग क्लियर स्पान लिया जाएगा, ना कि इफेक्टिव स्पान। तो यही चीज हम लोग जो है इसमें करने वाले हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव स्पान क्या होता है, देन हम लोग जो है देखेंगे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होता है और कौन कौन से प्रोविजन जो है आईएस कोड देता है। देन हम लोग लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम देखेंगे, और उसके बाद में डिजाइन क्राइटेरिया पे चलेंगे जो कि बीम के लिए होते हैं। अभी मैं जो कंडीशन बता रहा हूं, कंडीशन कौन सी? इफेक्टिव स्पान ऑफ द बीम एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। ये दोनों पैरामीटर जो हैं, इफेक्टिव स्पान और डिफ्लेक्शन, ये दोनों पैरामीटर जो हैं वो बीम एंड स्लेब दोनों के लिए वैलिड होंगे। यानी कि जब तक मैं अलग से कुछ नहीं बोलता हूं तब तक का जो पॉइंट है वो बीम और स्लेब दोनों के लिए कॉमन होगा। जो ओनली बीम के लिए होगा या जो ओनली स्लेब के लिए होगा उसको मैं स्पेशली मेंशन करूंगा कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर द बीम या ओनली फॉर द स्लेब। तब तक, जब तक ये लाइन नहीं बोलता हूं तब तक जो भी मैं बता रहा हूं दैट इज ऑल आर एप्लीकेबल टू द बीम एज वेल एज द स्लेब। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पान। तो सबसे पहला हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं वो हो जाएगा हमारे पास, पहला पॉइंट हो जाएगा इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान, और इफेक्टिव स्पान जो लिखा जाता है ये हम जो लिख रहे हैं फॉर बीम एंड स्लेब, बीम एंड स्लेब, बीम एंड स्लेब दोनों के लिए हम लोग जो है लिख रहे हैं। अब हम जब बीम और स्लेब के लिए जो है इफेक्टिव स्पान लिखते हैं तो क्या क्या हम नोटेशन यूज करने वाले हैं, कौन कौन से नोटेशन हम लोग देखने वाले हैं, पहले मैं नोटेशन बता देता हूं, उसके बाद में हम लोग रेस्पेक्टिव बीम के ऊपर चलेंगे किस तरीके से होता है। तो सपोज करिए दिस इज द बीम, और ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, ये होता है सपोर्ट, और दिस इज आल्सो द सपोर्ट, और इस सपोर्ट का जो विड्थ होगा वो दिया जाता है W से, दिस इज द वन। तो W हो जाएगा सपोर्ट विड्थ, विड्थ ऑफ सपोर्ट, width of support, this is the width of support।
सो इधर की साइड भी W हो जाएगा, दिस इज द वन, दिस इज द वन। और इन दोनों सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, क्लियर डिस्टेंस, सपोर्ट के अंदर से अंदर का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज नॉन एज द क्लियर स्पान, दिस इज नॉन एज द क्लियर स्पान। ये हो जाएगा दोस्तों क्लियर स्पान। एंड इसमें अगर हम बात करें तो सपोज करिए मैंने एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, तो सीजी ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट से टॉप कंप्रेशन फाइबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड स्मॉल डी एंड इट इज नॉन एज द इफेक्टिव डेप्थ। ये हो जाएगा दोस्तों स्मॉल डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। ये हो जाएगा, हियर इट इज। क्लियर है? नाउ अब हम यहाँ पे इफेक्टिव स्पान क्या लिखेंगे उसके बारे में हमें बात करना है। तो अलग अलग बीम के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग बीम के लिए हम लोग जो है वो इफेक्टिव स्पान देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसी को देख लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। मैं इसी के अंदर देख लेता हूं सबसे पहले। ये सारा हटा देते हैं क्योंकि ये सारा हम लोग देख चुके हैं। चलिए, तो पहला हमारे पास जो क्राइटेरिया होगा दोस्तों, पहला जो क्राइटेरिया होगा दैट इज नॉन एज सिंपली सपोर्टेड। पहला हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड। अगर हमने सपोर्ट जो दिया है वो सिंपली सपोर्ट दिया है, मैं आगे बीम या स्लेब कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब हम लोग ओनली सपोर्ट को लेके बता रहे हैं। अगर सिंपल सपोर्ट दे रखा है, चाहे बीम हो चाहे स्लेब हो, उसके लिए इफेक्टिव स्पान क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें जो इफेक्टिव स्पान दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पान जो होगा इसके अंदर वो हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज नॉन एज द एल इफेक्टिव, दिस इज नॉन एज द एल इफेक्टिव। एल ई से शो कर दो या एल ई एफ एफ से शो कर दो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा दैट इज एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू, डब्ल्यू बाई टू, एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। तो ये हो जाएगा एल इफेक्टिव। सो दोस्तों अगर मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू, ये भी लिखा जा सकता है। डब्ल्यू बाई टू को मैं डब्ल्यू लिख सकता हूं एंड डब्ल्यू इज द सपोर्ट विड्थ जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। चलिए, सो दिस इज फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सॉरी सिंपली सपोर्टेड कंडीशन। अब अगर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास में जो सपोर्ट कंडीशन है वो है दैट इज कंटिन्यूअस। कौन सा है, कंटिन्यूअस सपोर्ट है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड केस हम लोग देख लेते हैं। सेकंड केस हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूअस सपोर्ट। तो दोस्तों कंटिन्यूअस सपोर्ट में क्या कहानी होगी वो हम देख लेते हैं। कंटिन्यूअस सपोर्ट में क्या कहानी होगी उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, दिस इज द बीम जो आपको दिख रहा है सामने, ये कंटिन्यूअस बीम है। इस कंटिन्यूअस बीम के अंदर दो कंडीशन है, वो क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। सो कंडीशन नंबर 1, इसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन 1 हो जाएगा, कंडीशन 1, if support width W लेस देन है L नोट बाई 12 से, अगर सपोर्ट विड्थ लेस देन है L नोट बाई 12 से, व्हाट इज द L नोट। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो ये मेरे पास हो जाएगा L नोट 1 क्लियर स्पान 1, ये हो जाएगा दोस्तों L नोट 2 दूसरे स्पान का, और ये हो जाएगा L नोट 3 तीसरे स्पान का। अगर सपोर्ट विड्थ का वैल्यू L नोट बाई 12 से अगर कम है तब उस केस में देन इफेक्टिव स्पान तब उस केस में इफेक्टिव स्पान जो होगा वो क्या हो जाएगा, देन इफेक्टिव स्पान इज एज पर सिंपली सपोर्टेड क्राइटेरिया, एज पर सिंपली सपोर्टेड क्राइटेरिया।
सिंपली सपोर्टेड क्राइटेरिया, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में एल इफेक्टिव इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एल नोट आई प्लस डी और एल नोट आई प्लस डब्ल्यू। एल नोट आई प्लस डब्ल्यू, आई का मतलब अगर मैं पहले स्पान के लिए निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा एल नोट वन प्लस डी और एल नोट वन प्लस डब्ल्यू का मिनिमम। अगर मैं दूसरे स्पान के लिए निकाल रहा हूं तो एल नोट टू हो जाएगा और तीसरे के लिए निकाल रहा हूं तो एल नोट थ्री हो जाएगा, सो ऑन। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी स्पान है उसके लिए। सो माय डियर फ्रेंड, अगर सपोर्ट विड्थ W का वैल्यू लेस देन है एल नोट बाई 12 से, तब उस केस में इफेक्टिव स्पान जो होगा वो सिंपली सपोर्टेड क्राइटेरिया की तरह होगा। और ये आपको कंडीशन दे रखी है कुछ ऐसे। अगर हम दूसरे क्राइटेरिया की बात करें जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि भाई सपोर्ट विड्थ जो है W जो है एल नोट बाई 12 और 600 से अगर ज्यादा है, तब उस केस में एल इफेक्टिव क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, लुक एट दिस। सो यहां पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, तो कंडीशन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 सेकेंड, इफ सपोर्ट विड्थ W जो है अगर ग्रेटर देन है, अगर W ग्रेटर देन है एल नोट बाई 12 और एल नोट बाई 12 और 600 mm से, 600 mm से, अगर सपोर्ट विड्थ जो है वो एल नोट बाई 12 और 600 mm से ग्रेटर देन है, तब उस केस में एल इफेक्टिव जो लिखा जाएगा दोस्तों वो क्या लिखा जाएगा, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास लिखा जाएगा कुछ ऐसे, सपोज करिए दिस इज द कंटिन्यूअस बीम एंड इसमें अगर हम बात करें तो भाई मैं ये जानता हूं कि यहाँ पे हो जाएगा एल नोट वन, यहाँ पे हो जाएगा एल नोट टू एंड यहाँ पे हो जाएगा एल नोट थ्री, दिस इज द वन। सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं पहले स्पान के लिए लिखूंगा तो एल इफेक्टिव वन जो होगा वो हो जाएगा एल नोट वन के बराबर, और मैं यहाँ पे जो मान रहा हूँ ये फिक्स सपोर्ट मान रहा हूँ, यहाँ पे मैं कौन सा सपोर्ट मान रहा हूँ, फिक्स सपोर्ट मान रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, हियर इट इज, और यहाँ पे मैं सपोर्ट मान रहा हूँ फिक्स वन। लुक एट दिस, ये हो जाएगा दिस इज द वन, और यहाँ पे हमने क्या माना, दिस इज द फिक्स सपोर्ट, लुक एट दिस, तो ये हो जाएगा एल नोट वन के बराबर। इस वाले क्राइटेरिया के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नोट टू के बराबर, एल नोट टू के बराबर, एल इफेक्टिव 2, ये इसका हो जाएगा, ये इस स्पान का हो जाएगा, मतलब इस स्पान का ये होगा, इस स्पान का ये हो जाएगा। वहीं अगर मैं तीसरे वाले के लिए बात करता हूं तो तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए अगर हम देखें एल इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज एल इफेक्टिव 3, एल इफेक्टिव 3 इज इक्वल टू क्या होगा ये, दिस इज द मिनिमम ऑफ एल नोट थ्री प्लस डी बाई टू, एल नोट थ्री प्लस डी बाई टू एंड एल नोट थ्री प्लस डब्ल्यू बाई टू, एल नोट थ्री प्लस डी बाई टू और एल नोट थ्री प्लस डब्ल्यू बाई टू, मतलब हम इस लास्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं। सर समझ में नहीं आया क्या चीज बताई आपने, तो दोस्तों आप सिंपल सा देखो, इधर फिक्स, इधर अगर फिक्स है तो बीम आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब ये रेस्ट्रेंट कंडीशन हो गया। तो रेस्ट्रेंट के लिए और इंटरमीडिएट के लिए हम लोग जो है सेम कंडीशन लेके चल रहे हैं, क्लियर स्पान इफेक्टिव स्पान होगा। लेकिन ये सिंपली सपोर्ट है, यहाँ पे मोमेंट जीरो होता है, तो सिंपली सपोर्ट कंडीशन के लिए हम लोगों ने जो क्राइटेरिया लिखा था वो हमारे पास क्राइटेरिया कुछ ऐसा था, एल नॉट प्लस डी और एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू। इसका मतलब ये था कि हम इधर वाले सिंपल क्राइटेरिया से इस वाले सिंपल क्राइटेरिया के बीच की बात कर रहे थे, दोनों साइड सिंपली सपोर्ट था। बट दोस्तों मेरे पास में इस वाली सिचुएशन में ये तो इंटरमीडिएट में आ गया, तो फिक्स की तरह मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डी बाई टू ही लेंगे और ये सपोर्ट विड्थ हाफ ही लेंगे, तो ये हो जाएगा एल नॉट थ्री प्लस डी बाई टू, एल नॉट थ्री प्लस डब्ल्यू बाई टू। तो ये आपको ध्यान रखना है
तो दोनों कंडीशन, जब कभी भी कंटिन्यूअस का प्रॉब्लम आप बनाते हैं दोस्तों, तो ये देखिएगा सबसे पहले कि भाई आपको कंडीशन कौन सी दे रखी है, सपोर्ट विड्थ का वैल्यू लेस देन एल नॉट बाई 12 है या फिर ग्रेटर देन एल नॉट बाई 12 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो है इफेक्टिव स्पान लेके बात करनी है। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तीसरा हो जाएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कैंटिलीवर को लेके। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कैंटिलीवर, तीसरा हो जाएगा कैंटिलीवर सपोर्ट, कैंटिलीवर सपोर्ट। कैंटिलीवर सपोर्ट का मतलब क्या है, कैंटिलीवर सपोर्ट का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि अगर मैं प्योर कैंटिलीवर की बात करता हूं तब क्या होगा तो प्योर कैंटिलीवर का मतलब ये हो गया कि भी हम जो बात कर रहे हैं वो इस बीम की बात कर रहे हैं, लुक एट दिस, हियर इट इज, दिस इज द बीम सेक्शन, लुक एट दिस। और इसका अगर आप मॉडल रूप बनाएंगे तो मॉडल रूप बनेगा कुछ ऐसा, यही आप सॉम में देखते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि भी कैंटिलीवर बीम में वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, ऑब्वियसली बात है। तो इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं पहला कंडीशन अगर हम ले तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 1, वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स। पहला एंड हम लोग क्या मान के चल रहे हैं दोस्तों, फिक्स है। और इसमें हम बात करते हैं ये है ओवरहैंग वाला पोर्शन। ओवरहैंग आप चाहे कंटिन्यूअस में ले लो चाहे सिंपली सपोर्ट में ले लो, किसी में भी हम ले लेते हैं। तो अगर मैं ओवरहैंग पोर्शन की बात करता हूं तो ओवरहैंग क्या होगा, मान लीजिए कंटिन्यूअस है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास में कोई कंटिन्यूअस बीम है, यहाँ पे आपने ऐसा कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये वाला पोर्शन क्या बन गया, ओवरहैंग बन गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स, यानी कि एक सपोर्ट फिक्स हो गया। इसको क्या बोलूंगा कि भाई ये मेरे पास में आगे और भी जा रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इस सपोर्ट को वन एंड कंटिन्यूअस। वन एंड कंटिन्यूअस का मतलब है कि भाई उसके आगे भी, मतलब उसके पीछे भी जो है दोस्तों वो क्या जाता जाएगा, सपोर्ट और है। इट मीन्स ओवरहैंग पोर्शन, इट मीन्स ओवरहैंग पोर्शन। तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसे, और उसी का डायग्राम बनाए। इस साइन का मतलब ये होता है, ये जो साइन हम बनाते हैं, ये जो साइन बनाते हैं दोस्तों, इस साइन का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यू है आगे। हम इसका मतलब है कि सेम जो यहाँ पे वो सेम आगे बढ़ता जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। तो ये हो गया पहला, क्या हो गया, पहला हो गया वन एंड फिक्स, और दूसरा हो जाएगा वन एंड कंटिन्यूअस। वन एंड कंटिन्यूअस। तो इसके अंदर दो अलग अलग कंडीशन है जिसको लेके आपको क्या करना है, बात करनी है। तो ये हो गया इसका मॉडल, ये हो गया इसमें, और आप इसमें ओवरहैंग को समझ सकते हैं। अब अगर आप जो है इसमें एल इफेक्टिव लिखेंगे तो एल इफेक्टिव क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो ओवरहैंग है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो एल नोट होगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल नोट, इसमें हो जाएगा एल नोट। अगर मुझे एल इफेक्टिव लिखना है इसके अंदर तो इसमें एल इफेक्टिव लिखा जाएगा, दैट इज एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल इफेक्टिव लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डी बाई टू, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। कैंटिलीवर के लिए जो एल इफेक्टिव लिखा जाएगा एल नॉट प्लस डी बाई टू, क्योंकि सपोर्ट विड्थ नहीं है इसके अंदर। दूसरा इसमें अगर हम लिखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे ओवरहैंग वाले में एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू, एल नॉट प्लस डब्ल्यू बाई टू, हियर इट इज। सो ये इफेक्टिव स्पान है। यहां पे मैंने जब स्टार्टिंग किया था दोस्तों तो मैंने क्या बताया था कि भाई इफेक्टिव स्पान हम लोग बीम और स्लैब दोनों के लिए लिख रहे हैं। तो मैंने जब आगे इसको करना शुरू किया तो मैं ओनली सपोर्ट कंडीशन लिख रहा हूं, इट मीन्स दिस इज वैलिड फॉर द बीम एज वेल एज द स्लैब, दोनों के लिए वैलिड है। तो ये हो जाएगा बीम कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस की दो कंडीशन देखी हमने, दिस इज द सेकंड कंडीशन, एंड कैंटिलीवर का ये हो गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखिए ये तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन हो गई। इसके अलावा अगर मुझे चाहे वो ब्रिज में हो या चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हो, इसके अलावा कोई भी सपोर्ट होता है, कोई भी सपोर्ट होता है, तो उस केस में इफेक्टिव स्पान लिया जाएगा सपोर्ट टू सपोर्ट विड्थ। सपोर्ट टू सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द इफेक्टिव स्पान। कैसे,
तो मान लीजिए दोस्तों आपके पास में कोई भी एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपने एक ऐसे बनाया कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे, अज्यूम, एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, दिस इज द वन। और इसको अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होगा, और ये हो जाएगा कुछ ऐसे। एंड हमने जो है एक और बना लेते हैं, लुक एट दिस, दिस इज द वन। चलिए, सो इसको अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा लाइक दिस, दिस इज द वन लाइक दिस। ये कोई आपके पास में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एंड इसमें अगर हमें एल इफेक्टिव देखना है, ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है किसका होता है, कॉलम का, बीम का और स्लेब का। इसके अंदर वॉल वगैरह कुछ नहीं होती हैं, जनरली नॉर्मली नहीं होती हैं। अगर मैं मान लीजिए लिफ्ट एरिया बना रहा हूं तो लिफ्ट एरिया के जो साइड में, तीनों साइड में जो वॉल बनाते हैं वो लोड बियरिंग वॉल होती हैं, उसको शियर वॉल भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी मैं वॉल नहीं दे रहा हूं जो लोड बियरिंग है, तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर मैं ये देखता हूं कि भाई मुझे इसके अंदर एल इफेक्टिव लिखना है, मुझे इसमें एल इफेक्टिव लिखना है, तो मैं ये जानता हूं ये कॉलम है, ये कॉलम है, दिस इज द बीम, दिस इज द बीम, दिस इज द कॉलम, कॉलम लाइक दिस, ये सारे कॉलम है और ये सारी बीम्स है। तो मुझे अगर एल इफेक्टिव देखना है, अगर मुझे एल इफेक्टिव देखना है किस वाले के लिए, मैंने कहा कि भाई इस बीम का एल इफेक्टिव बताओ, तो इस बीम का अगर मुझे एल इफेक्टिव बताना है तो क्या बताएंगे इस बीम के लिए, तो इस बीम के लिए एल इफेक्टिव होगा सेंटर ऑफ कॉलम से सेंटर ऑफ कॉलम के बीच का डिस्टेंस, ये हो जाएगा एल इफेक्टिव। ठीक है, तो दो कॉलम के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो एल इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मुझे इस कॉलम का बताना है, अगर मुझे मान लो इस कॉलम का बताना है, इस कॉलम का बताना है, तो सेंटर ऑफ बीम से सेंटर ऑफ बीम के बीच का जो सपोर्ट होगा, जो लेंथ होगा, वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, ये तीसरा हो गया कैंटिलीवर के लिए, चौथा हो जाएगा फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के लिए, और डायग्राम आपके पास में बना हुआ है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बीम्स एंड कॉलम, बीम्स और कॉलम, बीम्स और कॉलम एग्जांपल देके बता दिया। अगर मुझे बीम के लिए देखना है तो दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस, कॉलम के लिए लेना है तो दो बीम के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो इफेक्टिव स्पान होगा। पांचवा हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ब्रिज वगैरह में, फ्लाईओवर के अंदर, तो वहां पे आप लोग ये जानते हैं, अगर मैं ब्रिज की बात करता हूं या फ्लाईओवर की बात करता हूं, ब्रिज या फ्लाईओवर के लिए, ब्रिज और फ्लाईओवर, तो ब्रिज और फ्लाईओवर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाई मेरे पास में मान लीजिए ये एक गर्डर है, और वैसी बात है गर्डर ही होगा, और इसके अंदर जब हम कॉलम देते हैं तो दिस इज नोन एज द कॉलम, दिस इज नोन एज द कॉलम, ये कॉलम हो जाएगा कुछ ऐसे। इन कॉलम के बीच में जब हम इसको गर्डर को रेस्ट कराते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटी सी प्लेट लगी होती है, इसके बीच में कहीं एक छोटी सी प्लेट लगी होती है, और ये छोटी सी प्लेट दोनों साइड सपोर्ट पे रहती है, दोनों साइड जो है वो कॉलम पे रहती है, और इसके ऊपर गर्डर ऐसे रेस्ट करता है लाइक दिस। ठीक है, ये जो बीच में छोटी सी प्लेट बोलते हैं, इनको बोला जाता है बियरिंग, ये कहलाता है बियरिंग्स,
ये होता है बियरिंग, और ये दोनों हो जाएंगे आपके पास में कॉलम, ये हो जाएंगे कॉलम, कॉलम बोल दो, पियर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगा गर्डर। तो दोस्तों जब आप ब्रिज और फ्लाईओवर की बात करते हैं तब उस केस में आपको एल इफेक्टिव जो लेना होगा वो लेना होगा सपोर्ट टू सपोर्ट, यानी कि सेंटर टू सेंटर ऑफ द बियरिंग, वो उस गर्डर का इफेक्टिव स्पान होगा। अब ये बियरिंग बहुत तरह की होती हैं, प्लेट बियरिंग, बॉल बियरिंग, रॉकेट बियरिंग, है ना, और लोड दुनिया भर के इसके नाम है और अलग अलग मेटेरियल की मिलकर बनी होती हैं, और ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस ओनली जानकारी हो उतना बेटर है। तो मुझे गर्डर वगैरह के लिए इसके लिए देखना हो तो एल इफेक्टिव क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसमें हम लोग जो एल इफेक्टिव लिखेंगे, एल इफेक्टिव हो जाएगा दिस इज, ये हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बियरिंग, बियरिंग के सेंटर टू सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाया जाएगा एल इफेक्टिव इस गर्डर का। तो फ्रेम स्ट्रक्चर और ब्रिज वगैरह में जो हम गर्डर लगाते हैं उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको सपोर्ट से सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस देनी है। यहाँ पे सपोर्ट चूंकि बियरिंग के ऊपर गर्डर रेस्ट कर रहा तो बियरिंग पे ले लिया, ठीक है, और फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर कहानी ये होगी। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्टिव स्पान, जो हमने सब के लिए देख लिया, बीम के लिए, बीम के लिए देख लिया हमने, स्लेब के लिए देख लिया, ब्रिज के अंदर देख लिया, और फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए हमने बात कर ली। कॉमन है, अभी इसमें तो कुछ पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया के लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम जब बीम को डिजाइन करते हैं तो दो तरीके से डिजाइन किया जाता है। पहला डिजाइनिंग होता है कि जो लोड लग रहा है उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए हमें कितना डायमेंशन चाहिए, वो डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो WSM से निकालो चाहे वो LSM से निकालो। लेकिन दूसरा एक और भी पॉइंट होता है जो IS 456 ये कहता है कि जब आप बीम को डिजाइन करते हैं तब आपको बीम का, आप बेंडिंग को लेकर डिजाइन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, उसके रेस्पेक्ट में आप जितना एरिया ऑफ स्टील देना है वो सारा दे सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी कि बीम के ऊपर जब ट्रांसवर्स लोडिंग लगता है तो बीम बेंट होती है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि जब बेंडिंग होगी तो डिफ्लेक्ट भी होती है, बेंडिंग होगी तो डिफ्लेक्ट भी होगी, तो आपको डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को भूलना नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजाइनिंग के अंदर। समटाइम्स में भी लोड की वजह से जो डायमेंशन आया है वो कम आ जाती हैं, डिफ्लेक्शन से आपको ज्यादा डायमेंशन चाहिए होती हैं गिवन स्पान के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा कि जब आप बीम को डिजाइन करते हैं तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को लेके हमें कितना डायमेंशन देना है, कम से कम कितना देना है, और उसके बाद में आप लोग डिजाइन शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा दैट इज डिफ्लेक्शन, नेक्स्ट हो जाएगा डिफ्लेक्शन। अगेन ये जो है वो बीम और स्लेब दोनों के लिए डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए दोस्तों क्या बात है, डिफ्लेक्शन के लिए IS 456 ये कहता है कि आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी है। दो कंडीशन क्या, दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कंस्ट्रक्शन के टाइम, जब आप उसको बना रहे होते हैं, आपको डिजाइनिंग करके दे दिया, जिस भी क्राइटेरिया से दिया वो अलग बात है, हमें तो बोला गया कि ये डायमेंशन देनी है, तो जब मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं उस टाइम क्या रहता है, उस टाइम ये रहता है कि मान लो आपने क्या करा, ये सारा बीम लिया, दिस इज द बीम, और इस बीम के अंदर आप क्या करते हो, जब बना रहे होते हो तो शटरिंग लगाते हो, शटरिंग लगाई, और इसके अंदर जो है रेनफोर्समेंट का जो आपने सारा डिटेलिंग दे रखा है, रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग मतलब ये एक बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, ऊपर आपने 2 बार दे दिया, और इनको होल्ड करने के लिए आपने लेटरल टाई दे दी, ये सारा देके आप क्या करते हो, इस तरीके से ये सारा देके आप क्या करते हो, शटरिंग लगा देते हो, जो येलो कलर में दिखा है, ऊपर से ओपन रहता है, तीनों साइड शटरिंग लगा दिया आपने, और नीचे की साइड आप क्या करते हो, इसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है बीम है तो ऊपर ही लगी होगी, नीचे बना के तो लगाएंगे नहीं, तो नीचे आप क्या कर देते हो, यहाँ पे आप जो है स्कैफोल्डिंग लगाते हो, स्कैफोल्डिंग लगाते हो, ऐसे बंबू वगैरह इसको यूज करते हैं, समटाइम्स बंबू जो होते हैं, एंड समटाइम्स वुड भी यूज करते हैं, समटाइम्स स्टील की स्कैफोल्डिंग भी होती हैं,
तो ये आप प्रॉपर अलाइनमेंट रख के आप इसको क्या करते हो कि भाई जीरो डिफ्लेक्शन रहे, बीम हॉरिजॉन्टल बनी रहे, ये सारा आपने पूरा सेटअप कर दिया। और वैसी बात है ऐसा ही कुछ करते हैं। फिर आप क्या करते हो कि भाई आपने ये सब सारा किया, तब उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपने शटरिंग दे दी, ये सारी शटरिंग दे दी। आप इसमें क्या करते हो, क्लियर कवर के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे एक जो है कंक्रीट के छोटे छोटे ब्लॉक इनसे बांध देते हो, ताकि क्लियर कवर की स्पेसिंग मेंटेन रहे। इधर की साइड भी बांध देते हो, इधर की साइड भी। आप ये तीनों साइड जो है वो कंक्रीट के छोटे छोटे ब्लॉक जो होते हैं वो बांध देते हो, ताकि क्लियर कवर मेंटेन रहे। ये सारा आपने कर दिया। अभी आपने कंक्रीटिंग करना शुरू नहीं किया है। डायमेंशन क्या है हमें नहीं पता, रेनफोर्समेंट क्यों दिया, कैसे दिया, कितना दिया, किस वजह से दिया, हमें नहीं पता। हम तो क्या है कि हमें बोला गया कि इसको कंक्रीटिंग करनी है, यहाँ पे बीम बनानी है और ये है सारा मटेरियल लगाना है, तो हमने ऐसा कुछ कर दिया। अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं इसके अंदर कंक्रीटिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर कंक्रीटिंग कर रहा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, जब मैं इसमें कंक्रीटिंग करूंगा तो क्या होगा, कंक्रीटिंग करते टाइम बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर क्या होगा, आपने कंक्रीटिंग करी तो ऑब्वियस सी बात है एक बीम तो होगी नहीं, बहुत सारी बीम्स होती हैं। तो बहुत सारी बीम होगी तो वहां पे लेबर वर्क भी होगी, लेबर भी होंगे, मशीनरी भी होगी। और मशीनरी आप जानते हो जो कॉम्पैक्शन मशीन होती है, कॉम्पैक्शन मशीन का वेट बहुत हेवी होता है। और वाइब्रेटर होते हैं, निडल वाइब्रेटर भी यूज किए जाते हैं। तो ये सारे वहां रहते हैं, लेबर भी बहुत ज्यादा रहती है। और ये बीम अभी इतना, बीम छोड़ो, अभी इतना सक्षम ही नहीं है कि 1 किलोन्यूटन का लोड ले सके, क्योंकि कंक्रीट अभी पेस्ट फॉर्म में है। जब तक सॉलिड नहीं होगी लोड नहीं लेगी। तो पूरा का पूरा जो लोड आ रहा है किस किस का, मशीनरी का, बीम के अंदर जो कंक्रीटिंग कर रही उसका खुद का, एंड लेबर वर्क का, और भी जो मटेरियल वहां पे पड़े हैं उन सब का वेट जो आ रहा है वो सारा का सारा वेट इनके ऊपर जा रहा है। और अभी इनके अलावा ऊपर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो इस लोड को प्रॉपर तरीके से बियर कर सके, क्योंकि अभी बीम के अंदर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, वो अभी पेस्ट फॉर्म में है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 0 है। अभी हार्ड हो जाएगी तब समझ में आता है कि वो लोड ले लेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसमें कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते टाइम ये हो सकता है ये वाला सपोर्ट 2 mm या 5 mm नीचे सेटल हो गया, पॉसिबल है, बिकॉज नथिंग इज आइडियल। और हम तो वैसे भी सिविल के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ तो सपोर्ट का सेटलमेंट पॉसिबल है। बंबू हम लिए हैं, सेटल ना हुआ लेकिन हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गया, दैट मे बी आल्सो पॉसिबल। इन दैट केस व्हाट हैपन कि अगर ये बीम कंस्ट्रक्शन के टाइम, बनाते टाइम, कास्टिंग के टाइम अगर ये बीम का शेप कुछ ऐसा बन गया, अगर इस बीम का शेप कुछ ऐसे बन गया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पूरा इस तरीके से बने, बट ऐसा ना बन के ये बीम बन गया कुछ ऐसा। ये बनाते टाइम, अभी मैंने लोड इस पे अप्लाई नहीं किया है, बनाते टाइम जब ये डिफ्लेक्शन इतना हो गया, तो फिर अब ऐसा तो है नहीं कि बीम को तोड़ के दूसरा बना देंगे, सिविल है ये। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, फिर कोड ये कहता है कि जब आप बीम को बना रहे होते हैं तब कितना हम लोग डेविएशन अलाउ कर सकते हैं, यानी कितना हम डिफ्लेक्शन अलाउ कर सकते हैं कि चलो ठीक है इतना है तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ये आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर इस लिमिट को एक्सीड कर गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जब मैं डिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो डिफ्लेक्शन के अंदर मैं पहले क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बोलता हूं कि जब मैं कास्टिंग कर रहा होता हूं तब उस केस में डिफ्लेक्शन विद इन द लिमिट रहना चाहिए, उसकी वैल्यू है स्पान बाय 250, ये इसके अंदर रहना चाहिए। ये सारी कहानी होगी पहले बनाते टाइम। अब क्या होगा, मान लो मुझे एक ऑफिस बनाना है, मतलब मॉल बनाना है या कुछ भी ले लीजिए, तो ऑफिस बनाना या मॉल, कुछ भी ऑफिस बनाना मान लो, तो मैं क्या करूंगा, ऑफिस बनाने के लिए सारा ये बीम बन गया, सब कुछ हो गया। अब मुझे उसमें क्या करना है, अब मुझे उसके अंदर जो है वो यूज करना है। जैसे मान लीजिए 7 दिन बाद में ओपनिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है सब जो भी उसमें लगना सारा लगेगा। लगना क्या क्या है, जैसे मान लो हमने बोला कि भी एसी लगानी है, तो बीम हमारे पास में ये बीम है, तो जब मैंने इस बीम को डिजाइन किया था तो मैंने कहा था कि इस पे जो लोडिंग आ रहा है, इस पे जो लोडिंग आ रहा है वो लोडिंग स्लैब की वजह से आएगा।
और हमने बीम के ऊपर एक्स्ट्रा कोई लोड माना भी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं यार, हम जो हैं हम क्या कर रहे हैं, लुक एट दिस, हम क्या कर रहे हैं कि भी इस बीम के ऊपर एक एसी लगाएंगे, और एसी का वेट आप जानते हो कंसिडरेबल होता है। एसी लगा रहे हैं, क्या इस एसी का वेट डिजाइनिंग के टाइम कंसिडर किया गया था? आंसर है नहीं। अभी मैं ऑफिस को यूज करना शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं उसके अंदर फिनिशिंग कर रहा हूं। तो क्या हुआ, एसी का वेट जो है लग रहा वो कंटिन्यूअसली लगेगा जब तक ऑफिस और ओनर के बीच में जो है, जब तक बॉन्ड रहेगा, मतलब जो जितना ड्यूरेशन तक वो एग्री होते हैं वहां तक एसी उसमें लगा के रखेंगे। तो इसका वेट एडिशनली आ गया। और क्या हुआ, मान लीजिए एक होल है, पहले ही डिसाइड किया कि इस होल को कॉन्फ्रेंस रूम में रखेंगे, बाद में डिसाइड किया कि नहीं यार, इस होल के 3-4 पार्टीशन करके अलग अलग रूम बना दो। तो जब हम किसी भी बड़े होल को पार्टीशन करके हम लोग बनाते हैं, तो सपोज करिए मैंने पार्टीशन किया, तो जब पार्टीशन करूंगा तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, एक पार्टीशन वॉल लगाऊंगा। पार्टीशन वॉल होती है नॉन लोड बियरिंग वॉल। नॉन लोड बियरिंग का मतलब स्लैब से जो लोड आ रहा है वो ट्रांसफर नहीं करेगी ये तो बाद में लगाई गई है दोनों बीम के बीच में, स्लैब के बॉटम से फ्लोर के बीच में आप क्या करते हो, ब्रिक वॉल लगा देते हो, ताकि इधर की आवाज उधर ना जाए, मतलब काम डिस्टर्बेंस ना हो। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो है पार्टीशन वॉल, जो ब्रिक वॉल हम लगा रहे हैं, क्या इस वॉल का लोड जब मैं बीम को डिजाइन कर रहा था तब कंसिडर किया था? आंसर है नहीं। पहले तो ये डिसाइड था ना कि कॉन्फ्रेंस रूम होगा, तो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बीच में कोई किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल हम दे ही नहीं रहते, बट अभी हम पार्टीशन वॉल लगा रहे हैं। तो ये जितने भी एडिशनल लोड हैं, इनको बोला जाता है इंपोज लोड। तो अभी मैं इसके अंदर लाइव लोड नहीं लगेगा, क्योंकि लाइव लोड कब लगेगा, जब ऑफिस वर्किंग में शुरू हो जाएगा, अभी हम उसके अंदर फिनिशिंग कर रहे हैं। तो पहली चीज तो होगी, कंस्ट्रक्शन के टाइम एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि जब आप फिनिशिंग कर रहे हैं, फिनिशिंग का मतलब जब आप बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास में आपने जैसे मान लो एसी लगा दिया, या पार्टीशन वॉल लगा दिया, या और भी कोई हेवी लोडेड पेंटिंग हो गई, या कुछ लाइटिंग का जो वो होता है वो सारे लगा दिए। दीज लोड आर एडिशनल लोड, और ये कंसिडरेबल लोड होते हैं इनके। तो इन लोड की वजह से बीम क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका डिफ्लेक्शन लिमिट से ज्यादा हो गया तो हम ये मानेंगे बीम कैपेबल नहीं है, ये लोड नहीं ट्रांसफर कर सकती। अभी हम डिजाइनिंग पे नहीं गए, अभी हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि बनाते टाइम क्या हो सकता है, बनाने के बाद ऑफिस शुरू नहीं हुआ, यानी कि लाइव लोड नहीं लग रहा है, उसके पहले भी जो जो लोड लग रहे हैं उनकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, तो उस चीज को डिफ्लेक्शन के अंदर पहले क्राइटेरिया रखा गया है। तो वो क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जो है वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसके अंदर क्राइटेरिया नंबर 1 देखते हैं क्या कहानी होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफ्लेक्शन जो है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, डिफ्लेक्शन जो होता है दोस्तों एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड बीम अच्छी नहीं दिखती है, तो वो भी हम नहीं चाहते। अपीयरेंस इसका अच्छा होना चाहिए, लुकिंग अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए। स्ट्रेंथ की बात सर्विसिबिलिटी नहीं करता, वो कोलैप्स करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, इट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला पॉइंट हो जाएगा इट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया। ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड including the effect of creep temperature and shrinkage at the time of shrinkage
एट द टाइम ऑफ कास्टिंग लेवल, एट द टाइम ऑफ casting level should not more than span by 250, should not more than span by 250। ये किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, should not more than span by 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो मैंने अलग से लिखा है, यानी कि कास्टिंग लेवल के टाइम, बनाते टाइम जो है सारे लोड लग सकते हैं, मशीनरी है, लेबर है, और भी इक्विपमेंट है, और भी मटेरियल है, ये सारा का सारा लोड इसके फोल्डिंग के द्वारा लिया जा रहा है। तो उस टाइम जो डिफ्लेक्शन है वो स्पान बाय 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगा तीसरे कंडीशन के लिए सेम स्टेटमेंट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम स्टेटमेंट है। और इसमें स्टेटमेंट में क्या चेंज होगा, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं लाइक दिस। इसमें होगा, इसमें क्या हो जाएगा, द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ क्रीप, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, ये चेंज होगा, एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों, एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, फिनिशिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब आप उसको अभी वर्किंग में नहीं ले रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ मॉडरेट कर रहे हैं, या पार्टीशन वॉल लगा रहे हैं, या फिर आप एसी वगैरह लगा रहे हैं इंपोज लोड की वजह से, उस टाइम जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पान बाय 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्पान बाय 350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सो ये दोनों जो कंडीशन है, स्पान बाय 250 और स्पान बाय 350, ये दोनों कंडीशन आप स्ट्रक्चर को बनाते टाइम या फिनिशिंग करते टाइम देखेंगे। तो ये तो जनरल क्राइटेरिया जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन IS 456 ये कहता है कि भाई ये तो नॉर्मल बात हुई कि भाई हम डिफ्लेक्शन कितना अलाउ कर सकते हैं बनाते टाइम और फिनिशिंग के टाइम। नेक्स्ट कहता है कि भाई अगर आपके पास में जो बीम को डिजाइन करना है और वो डिजाइन अगर आप डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को लेके करते हैं, तब उस केस में बीम विद इन द डिफ्लेक्शन लिमिट रहेगी फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, बीम विद इन द लिमिट रहेगी, डिफ्लेक्शन के अंदर रहेगी फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। और यहां पे इन्होंने 4 क्राइटेरिया दिए हैं। तो एज पर IS 456 यहां पे हम लोग देख लेते हैं, एज पर IS 456, एज पर IS 456 2000 यानी कि LSM से, द बीम इज कंसिडर विद इन डिफ्लेक्शन, the beam is considered safe for deflection, if it satisfy following criteria। अगर ये फॉलोइंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती हैं तो हम लोग ये बोलेंगे कि भी डिफ्लेक्शन जो है डिफ्लेक्शन में सेफ है। नाउ अब ये क्राइटेरिया क्या क्या है, तो पहला क्राइटेरिया हो जाएगा इफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर, अप टू 10 मीटर 10 मीटर तक का स्पान है, और उसके लिए L/D रेशियो जो है अगर वो लिमिट में रहता है, जैसे अगर मैं बात करता हूं टाइप ऑफ बीम के लिए, तो ये हो जाएगा टाइप ऑफ बीम, और यहां पे हो जाएगा L/d रेशियो। तो ये हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर। तो पहला जो बीम हो जाएगा दोस्तों, दिस इज द कैंटिलीवर बीम,
कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम के लिए L/D रेशियो होता है 7। कैंटिलीवर बीम के लिए L/D रेशियो होता है 7। एंड सिंपली सपोर्ट के लिए हो जाएगा, सिंपली सपोर्ट के लिए हो जाएगा, सिंपली सपोर्ट के लिए हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए हो जाएगा दिस इज 20। एंड कंटिन्यूअस के लिए हो जाएगा, कंटिन्यूअस के लिए हो जाएगा, कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए हो जाएगा दिस इज द 26, दिस इज द 26। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये आ रही है L/D रेशियो के लिए, L/D रेशियो के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो दोस्तों मैंने इस वैल्यू को अगर मैंने A से डिनोट कर दिया, किससे डिनोट कर दिया, A से डिनोट कर दिया, तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में आपके पास हो जाएगा दिस इज कि भाई सेफ के लिए, फॉर सेफ इन डिफ्लेक्शन, फॉर सेफ इन डिफ्लेक्शन, फॉर सेफ इन डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। दिखती सी बात है, हाँ या ना। L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। तो मैं अगर इफेक्टिव डेप्थ लिखूंगा, अगर मैं इसके लिए इफेक्टिव डेप्थ लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, इसके लिए हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ दैट इज स्मॉल d। ये क्या होगा, स्मॉल d को इधर और इसको इधर भेजता हूं, तो स्मॉल d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू L/A वैल्यू, स्मॉल d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू L/A वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से अगर आपको, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से अगर आपको डेप्थ निकालना है और बीम आपको कैंटिलीवर दे दिया फॉर एग्जांपल, तो कैसे लिखोगे, तो L/A, एक कैंटिलीवर के लिए A का वैल्यू हो जाएगा 7, कैंटिलीवर के लिए L का वैल्यू, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। दिस इज A वैल्यू 7 हो जाएगा। सिंपली सपोर्ट के लिए हो जाएगा 20 और कंटिन्यूअस के लिए हो जाएगा 26। तो जो भी आपको स्पान दे रखा है उसको रेस्पेक्टिव A वैल्यू से डिवाइड करिए, एंड जो वैल्यू आपके पास में आएगा वो वैल्यू मिनिमम डेप्थ होगा, मिनिमम डेप्थ होगा डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए। सपोज करिए वैल्यू आ गया 650 फॉर एग्जांपल, तो 650 तो देना ही देना है। अगर आप इससे थोड़ा सा ज्यादा देते हैं इट इज वेल एंड गुड, बट 650 इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दैट बीम। सो दिस इज फॉर द, ये हो गया आपके पास में कब तक के लिए, ये जो कहानी लिखी गई है दोस्तों, ये हम जितने भी बात कर रहे हैं स्पान अप टू 10 मीटर तक, यानी कि L का वैल्यू 10 मीटर तक है, 10 इंक्लूडेड है इसी के अंदर। तो फिर उसके लिए हम लोग ये कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन देखते हैं। अब अगर 10 मीटर से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, अगर 10 मीटर से ज्यादा हो गया तब क्या होगा, तो दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा B वैल्यू, इफ स्पान इज मोर देन 10 मीटर, मोर देन 10 मीटर, देन मोर देन 10 मीटर, अगर 10 मीटर से ज्यादा का हो जाता है तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, देन A वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, A वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 बाई स्पान इन मीटर, 10 बाई स्पान इन मीटर, स्पान इन मीटर। तो A वैल्यू जो है किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास में दैट इज 10 बाई स्पान इंटू मीटर से, 10 बाई स्पान इन मीटर। तो जो भी आपको स्पान दे रखा है उसको आप मीटर में पुट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ निकालना है दोस्तों, तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा स्मॉल d इज इक्वल टू L अपॉन A वैल्यू। ये रहा जब स्पान 10 मीटर से कम है, 10 मीटर से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 बाई स्पान इन मीटर, स्पान इन मीटर, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लुक एट दिस, सो दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, लुक एट दिस, क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई क्या ये इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्या ये वाला क्राइटेरिया
इन तीनों टाइप ऑफ सपोर्ट के लिए वैलिड है क्या? थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि एग्जाम में नए क्वेश्चन आएंगे तो सोचना तो तुम्हें ही है। तो सोचिए जरा, इन तीनों में से ऐसी कौन सी बीम है जिनका स्पान 10 मीटर से ज्यादा में नहीं दे सकता? ऐसी कौन सी बीम है जिसका स्पान में 10 मीटर से ज्यादा नहीं दे सकता? तो सीधी सी बात है दोस्तों, कैंटिलीवर एक ऐसा बीम है जिसका स्पान हम लोग 10 मीटर से ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर इस कैंटिलीवर का प्रोजेक्शन यानी कि स्पान अगर 10 मीटर तक चला जाता है तो उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा होगी और अपने ही वेट की वजह से वो ब्रेक हो जाएगी। आरसीसी का इतना प्रोजेक्शन 10 मीटर जितना प्रोजेक्शन देना क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस केस के अंदर सेल्फ वेट इतना हो जाएगा कि वो अपने वेट की वजह से ब्रेक हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं बनाते हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि भाई ये जो है एप्लीकेबल है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस के लिए, और कैंटिलीवर के लिए वैलिड नहीं है। तो इट इज नॉट वैलिड फॉर कैंटिलीवर कंडीशन। कैंटिलीवर कंडीशन के लिए दोस्तों ये वैलिड नहीं है, सिंपली सपोर्ट और कंटिन्यूअस के लिए वैलिड है। चलिए, सो दिस इज द क्राइटेरिया नंबर, ये हो जाएगा जो मेन क्राइटेरिया था उसका पहला ये हो गया। दूसरा हो गया ये वाला, ये अभी भी हमने इसके अंदर एनफोर्समेंट नहीं दिया है, अभी तक हमने इसके अंदर एनफोर्समेंट नहीं दिया है। अब अगर हम बात करें, मान लो हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, तो दिखती सी बात है जैसे जैसे रेनफोर्समेंट देंगे ऑब्वियस सी बात है डेप्थ कम होगी। दिखती सी बात है रेनफोर्समेंट कम देंगे डिफ्लेक्शन कम होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा तो डेप्थ कम चाहिए होगी। तो डेप्थ कम चाहिए होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं अगर हमने परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील दिया है उसके करस्पॉन्डिंग कितना डेप्थ चाहिए वो हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे अलग से लिख देता है, इसको हम लोग तीसरा क्राइटेरिया लिख देते हैं। तो ये हो गया क्राइटेरिया नंबर बी, और क्राइटेरिया सी हो जाएगा क्राइटेरिया सी क्या हो जाएगा? ए मॉडिफिकेशन फैक्टर MF1 is applied on the base of percentage of tension steel provided। कितना आपने परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील दिया है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जो है एक मॉडिफिकेशन फैक्टर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे होगा? देखिए, अगर मैं लिखता हूं स्पान जो है एल का वैल्यू लेस देन अप टू 10 मीटर है, तब स्मॉल डी जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा स्पान बाई ए वैल्यू इंटू MF1। और अगर मेरे पास में एल का वैल्यू ग्रेटर देन 10 मीटर है तब स्मॉल डी जो दिया जाएगा वो हो जाएगा एल अपॉन ए वैल्यू इंटू 10 बाई स्पान इन मीटर इंटू MF1। तो जो भी आपको बीम दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू लिख देंगे। अब मैं MF1 की बात करता हूं दोस्तों, तो दिस इज द MF1, ये इधर लिखा हुआ है, और ये MF1 जो है वो परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील के करस्पॉन्डिंग है। अब ये परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील जो है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। फॉर एग्जांपल आपने कुछ कैलकुलेट कर लिया, बट एफएस कैसे निकालोगे? इसमें डबल इंटरपोलेशन होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला आपने, मान लो इसके बीच में आ गया, एफएस का वैल्यू निकाला, मान लो इसके बीच में आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जो है इन दोनों के बीच, मान लो इन दोनों के बीच में आ गया और यहाँ पे इन दोनों के बीच में आ गया, तो आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी पड़ेगी, एंड देन उसके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे और वो MF1 देगा। डबल इंटरपोलेशन होगा इसमें, कहीं पे भी वैल्यू हो सकता है ये। तो माय डियर फ्रेंड, जब हमें एफएस का वैल्यू निकालना होता है तो एफएस दिया जाएगा दैट इज 0.58 इंटू FY
एफ एस जो दिया जाएगा वो आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई ए एस टी प्रोवाइड। जो आपने एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो भी फॉर्मुलेशन से आप निकालते हैं वो डिवाइडेड बाय प्रोवाइडेड आपने कितना प्रोवाइड किया है। सो एफ एस का वैल्यू ऐसे निकलेगा, दिस इज द 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई ए एस टी प्रोवाइड, एंड इसके करस्पॉन्डिंग आप लोग जो है वो वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज द एम एफ वन, दिस इज द एम एफ वन जो परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील के करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली जब मैं कंप्रेशन में स्टील देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है और डिफ्लेक्शन कम होगा। तो वो कैसे होगा, तो इसमें हो जाएगा दैट इज डी क्राइटेरिया होगा, अनदर मॉडिफिकेशन फैक्टर MF2 is applied on the basis of percentage of compression reinforcement, provided। तो परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जैसे जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, डेप्थ ऑब्वियसली, डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली बात है कम होगा। जब डिफ्लेक्शन कम होगा तो कम डेप्थ चाहिए होगी। तो ये हम लोग लिख लेते हैं कुछ ऐसे, अगर एल का वैल्यू लेस देन 10 मीटर है तब उस केस में हो जाएगा स्मॉल डी इक्वल टू एल अपॉन ए वैल्यू इंटू एम एफ वन इंटू एम एफ टू। तो सीधी सी बात है दोस्तों, MF1 के बगैर MF2 नहीं लगेगा। तो ये तो हम पहले ही जानते हैं, कंप्रेशन स्टील तब प्रोवाइड करेंगे ना जब रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज टेंशन स्टील सफिशिएंट है। तो बिना MF1 के MF2 नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं L का वैल्यू ग्रेटर देन 10 मीटर है तब उस केस में स्मॉल d का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा L बाई ए वैल्यू, और ये हो जाएगा 10 बाई स्पान इन मीटर इंटू MF1 और ये हो जाएगा MF2। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अब MF2 कैसे निकलेगा, MF2 निकलेगा कुछ ऐसे, दिस इज द वन। ये आपके पास MF2 है, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील निकालो, इंटरपोलेट करो एंड देन डिटरमाइन द वैल्यू अकॉर्डिंगली। सो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि भाई कैंटिलीवर के लिए कितना होगा, सिंपली सपोर्ट के लिए कितना होगा, कंटिन्यूअस के लिए कितना होगा। एंड दोस्तों जो एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली, एक बार नहीं कई बार जो पूछा गया है वो ये वाली टेबल पूछी गई है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने ओनली 3-4 डेटा के लिए बोला है, अगर आपको याद हो तो। एक तो मैंने इसके लिए बोल रहा हूं L/D रेशियो कितना होता है, एक एक्सियल लिमिट के लिए कितना होता है, वो भी अक्सर पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल इस पे कैसे आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो ये कैसे हो जाएगा, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें तो मैंने मान लीजिए कुछ भी डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई तुम्हारे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका स्पान जो मैंने दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है 8 मीटर, एल का वैल्यू दे रखा है 8 मीटर, और मैंने आपसे पूछा डी रिक्वायर्ड आपको कैलकुलेट करना है, डी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग द स्पान 8 मीटर, डी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, और किससे फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से। तो बताइए डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से क्या होगा, तो इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इज इक्वल टू स्पान बाय ए वैल्यू, सिंपली सपोर्ट के लिए ए वैल्यू कितना होता है, सिंपली सपोर्ट के लिए ए वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, दैट इज हाउ मच, सिंपली सपोर्ट के लिए ए वैल्यू होता है 20,
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 20, और यहाँ पे हम 8000 डिवाइडेड बाय 20, सो दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा 400 mm। 400 mm का क्राइटेरिया, mm का डेप्थ चाहिए होगा। सिंपल है। अगर मैं इसी बीम के लिए बोल देता हूं कि भी मेरे पास में इसी बीम के लिए बोल देता हूं कि ये सिंपली सपोर्ट ना होके कैंटिलीवर है, अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या चेंज कर दे रहा हूं, सेम सब कुछ है, इसकी जगह मैंने बोल दिया कि भाई कैंटिलीवर है, इसके लिए मैंने क्या बोल दिया, कैंटिलीवर है। तो कैंटिलीवर के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज स्पान बाय ए वैल्यू, ये इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ए वैल्यू कितना होता है कैंटिलीवर के लिए, दिस इज 8000 डिवाइडेड बाय 7, कैंटिलीवर के लिए 7 होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 8000 डिवाइडेड बाय 7, सो दिस वैल्यू विल बी 1142.86 mm। आप खुद सोचिए, 1100 mm की डेप्थ, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा mm की डेप्थ, 1 मीटर ये बीम होता है। अब आप सोचो 10 मीटर से अगर ज्यादा हो स्पान का तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, और इतनी डेप्थ की बीम, कैंटिलीवर बीम बनाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है बनाने का, वो क्विकली फेल हो जाएगा। सो दोस्तों दिस इज नोन एज द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, दिस इज नोन एज द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये जो हमने अभी तक देखा है वो सारा हमने डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया और इफेक्टिव स्पान की बात करी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द कैंटिलीवर कंटिन्यूअस बीम के लिए, एंड देन हम लोग मूव करेंगे डिजाइन क्राइटेरिया पे, और उसके बाद में एक प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।